इस वीडियो में हम देखेंगे वैसे हार्मोनल डिसऑर्डर्स, वैसे एंडोक्राइन डिसऑर्डर्स जिसकी वजह से सेकेंडरी डायबिटीज मेलिटस डेवलप होता है। तो सबसे पहले हम देखें कुशिंग सिंड्रोम। कुशिंग सिंड्रोम के अंदर क्या होता है कि जो कोर्टिसोल का जो लेवल है वो ज़्यादा होता है। नॉर्मल केस में क्या होता है कि हमारा जो एड्रिनल ग्लैंड है तो वो कोर्टिसोल रिलीज करता है। कुछ ऐसे सिचुएशंस होते हैं जैसे कि जब हम फास्टिंग में होते हैं, जब हम खाना नहीं खाते हैं, तो उस वजह से क्या होता है कि हमारे बॉडी को और खास करके ब्रेन को ग्लूकोज को ज़रूरत होता है। तो उस समय कोर्टिसोल क्या करता है कि ये लीवर पे एक्ट करता है और लीवर में जो ग्लूकोज का जो प्रोडक्शन है उसे बढ़ा देता है और ग्लूकोनियोजेनेसिस कराता है। उस वजह से क्या होता है कि फास्टिंग के वक्त में जब हम खाना नहीं खाते हैं और हमें ग्लूकोज नहीं मिलता है, तो कोर्टिसोल के द्वारा जो ग्लूकोज लीवर जो बनाता है, तो उससे हमारे बॉडी को ग्लूकोज मिलता है और एनर्जी मिलता है। और साथ ही साथ कोर्टिसोल क्या करता है कि जब हम फास्टिंग में होते हैं या स्ट्रेस में होते हैं, तो जब ग्लूकोज का सबसे ज़्यादा ज़रूरत हमारे ब्रेन को होता है, तो ये क्या करता है कि ये एक इंसुलिन रेसिस्टेंट की तरह भी मतलब कि काम करता है। इसकी वजह से क्या होता है कि हमारे मसल्स और जो फैट्स जो होते हैं वो जो ग्लूकोज का जितना यूज होना चाहिए उतना नहीं कर पाते हैं और जो ब्रेन है उसे ग्लूकोज मिलता है। तो इस वजह से क्या होता है कि ये हमारे फास्टिंग में भी क्या करता है कि ग्लूकोज का जो डिस्ट्रीब्यूशन है, जो ग्लूकोज का जो नीड है उसे पूरा करने में हेल्प करता है। ये नॉर्मल केस में होता है। साथ ही साथ जब हम स्ट्रेस के कंडीशन में होते हैं, तो उस समय सबसे इंस्टेंटली जो है हमारे बॉडी का बिहेव ऐसा होता है कि वो अगर कोर्टिसोल अगर ना हो तो वो शॉक में चला जाएगा। जो ब्लड प्रेशर होता है वो ड्रॉप आउट होने लगता है। और उस कंडीशन में क्या करता है कि कोर्टिसोल स्ट्रेस, और जब हम स्ट्रेस या फियर की कंडीशन में होते हैं तो उस समय इसे ये प्रिवेंट करता है। इसके रिलीज होने से क्या होता है कि जो ब्लड वेसल्स होते हैं तो वो मतलब कि जो वैसोडाइलेशन और जो लो ब्लड प्रेशर का सिचुएशन जो होता है तो उससे ये बच जाते हैं। मतलब कि ये क्या करता है कि ब्लड प्रेशर को मेंटेन करता है और जिससे हमारा जो बॉडी के जो सेल्स है वो ब्लड से परफ्यूजन का जो काम है वो कर पाते हैं। तो नॉर्मल केस में ये क्या किया कि अगर फास्टिंग हो है, मतलब कि जब हमारा हम खाना नहीं खाते हैं तो उस समय ग्लूकोज का प्रोडक्शन जो है लीवर में इसकी वजह से होता है और हमारे बॉडी को एनर्जी मिलता है, ग्लूकोज मिलता है। और साथ ही क्या करता है कि जो मसल्स और फैट्स जो है स्ट्रेस के कंडीशन में क्या होता है कि ये प्रायोरिटी देने का काम करता है। इसके वजह से जो है ब्रेन को जो ग्लूकोज का जो जितना नीड है सबसे ज़्यादा उसे प्रायोरिटी देने का काम करता है। और वो इस तरीके से कि मसल्स और फैट जो है उतना ग्लूकोज का यूज नहीं करते हैं और जिससे क्या होता है कि ब्रेन को ग्लूकोज मिलता है। और साथ ही साथ क्या करता है कि जो स्ट्रेसफुल सिचुएशन हुआ या फियर वाले सिचुएशन हुए और जब इस तरीके के कंडीशंस में जब ब्लड प्रेशर लो जाने को होता है, तो उस समय क्या करता है कि ये ब्लड प्रेशर को ज़्यादा करता है और उस वजह से जो है शॉक का जो कंडीशन है वो नहीं हो पाता है। तो ये नॉर्मल कंडीशन था कोर्टिसोल का फंक्शन। पर कुछ कंडीशंस में जैसे कि अगर हम लंबे समय तक कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स का यूज़ करें, जैसे कि जो स्टेरॉइड हार्मोन्स जो दवाएं होते हैं, तो अगर उसका लंबे समय तक यूज होने से क्या होता है कि जो कोर्टिसोल का जो लेवल है वो मतलब कि हमेशा ज़्यादा होने की वजह से क्या होता है कि जो हमारे मसल्स और जो फैट सेल्स जो हैं तो वो इंसुलिन रेसिस्टेंट की मतलब कि इसको बहुत लंबे समय तक झेलते हैं। और उस वजह से क्या होता है कि जो इंसुलिन जो है वो इन्हें ओवर टेक नहीं कर पाता। मतलब कि जो इसका इफेक्ट है, जो कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स मेडिसिन का जो इफेक्ट है उसे भी जब बहुत लंबे समय तक मतलब कि यूज होने के कारण जब इंसुलिन का रेसिस्टेंट का जब केस अराइज होने लगता है
तो उस वजह से क्या होता है कि ये जो ग्लूकोज का इंसुलिन का जो रेसिस्टेंट है उसे कम नहीं कर पाते हैं, जिस वजह से क्या होता है कि ब्लड में ग्लूकोज का मात्रा ज़्यादा रहने लगता है और डायबिटीज डेवलप होता है। या फिर किसी ऐसे सिचुएशंस में क्या होता है कि जब जैसे कि एड्रिनल जो ग्लैंड है, तो अगर वहाँ पर ट्यूमर हो गया तो उस वजह से क्या होता है कि जो कोर्टिसोल का जो प्रोडक्शन है, जो सिक्रीशन है, वो हमेशा जो है ज़्यादा होने लगता है, ज़्यादा अमाउंट में होने लगता है। और उस वजह से क्या होता है कि सेम इफेक्ट करता है कि इंसुलिन रेसिस्टेंट और प्लस में जो ब्लड प्रेशर है वो ज़्यादा। तो इस वजह से क्या होता है, इसका रिजल्ट क्या होता है कि जो लीवर है वो मतलब कि कॉन्स्टेंटली तरीके से ग्लूकोज का जो प्रोडक्शन है वो मतलब कि स्टॉप नहीं करता है, वो करते रहता है। और इस वजह से क्या होता है कि ग्लूकोज का प्रोडक्शन ज़्यादा होने की वजह से लीवर सेल्स में ब्लड ग्लूकोज जो है वो ज़्यादा रहता है। प्लस में जो इंसुलिन रेसिस्टेंट का जो मसल्स और फैट में जो इंसुलिन रेसिस्टेंट है तो वो भी जारी रखता है। तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कोर्टिसोल का नॉर्मल फंक्शन, और उसके बाद देखेंगे कुशिंग सिंड्रोम में क्या होता है और उसकी वजह से किस तरीके से डायबिटीज मेलाइटिस डेवलप होता है। तो सबसे पहले हम नॉर्मल फंक्शन देखते हैं। फास्टिंग के केस में क्या होता है कि जो लीवर में जो ग्लूकोज का जो प्रोडक्शन है उसे ये कराने का काम करता है। जब हमें खाने से ग्लूकोज नहीं मिल पाता है तो उस समय क्या करता है कि लीवर के अंदर ग्लूकोज का प्रोडक्शन कराने में इसका रोल होता है। और जब हम स्ट्रेस के सिचुएशन में होते हैं या जब फियर के सिचुएशन में होते हैं या कोई इंजरी होता है तो उस समय क्या होता है कि जो ब्लड प्रेशर होता है वो डाउन जाने के टेंडेंसी में होता है। मतलब कि अगर कोर्टिसोल फंक्शन ना करे, कोर्टिसोल अगर ना हो तो जो ब्लड प्रेशर है वो बहुत डाउन चला जाएगा, जिससे कि शॉक का कंडीशन राइज हो जाएगा। पर उस समय क्या होता है कि कोर्टिसोल क्या करता है कि जो ब्लड वेसल्स का जो सेंसिटिविटी है, जो फंक्शन है, उसे इम्प्रूव करता है और डायलेशन होने से उसे रोकता है। और उस वजह से क्या होता है कि जो ब्लड प्रेशर डाउन जाने का जो टेंडेंसी था उसे कम हो जाता है और ब्लड प्रेशर जो है मेंटेन होता है। और उस वजह से जो टिश्यूज का जो प्रोफ्यूजन है इंजरी के समय में या फिर स्ट्रेस या फिर फियर के सिचुएशंस में, तो वो उसे नॉर्मल करता है। तो स्ट्रेस की सिचुएशन में ब्लड प्रेशर को क्या किया कि ये नॉर्मल करने का काम किया। और साथ ही स्ट्रेस के कंडीशन में क्या होता है कि जो ग्लूकोज का जो यूज होता है तो उसे ये प्रायोरिटी देने का काम करता है ब्रेन को। उस समय जो डाइजेस्टिव जो इंटेस्टाइन है या फिर जो मसल्स और जो फैट्स जो हैं तो उनसे ज़्यादा ये प्रायोरिटी देता है ब्रेन को, जिससे कि क्या होता है कि जो ग्लूकोज का जितना नीड है ब्रेन को मिल जाता है।
तो ये क्या किया कि जो ब्रेन है तो उसे प्रायोरिटी दिया ग्लूकोज के यूज करने के लिए। और ये किस तरीके से होता है कि जो मसल्स और जो फैट सेल्स होते हैं तो उनमें इंसुलिन रेसिस्टेंट की तरह इसका इसके वजह से फंक्शन होते हैं, और उस वजह से वो क्या करते हैं कि ग्लूकोज का अपटेक नहीं कर पाते हैं, यूज उतना नहीं कर पाते हैं, और उस वजह से जो ग्लूकोज का जो अमाउंट है वो ब्रेन जो है वो ज़्यादा यूज कर पाता है, और उस वजह से ग्लूकोज का जो नीड है ब्रेन को पूरा होता है। और साथ ही साथ फास्टिंग के केस में भी ऐसे ही होता है कि जब हमें खाने से ग्लूकोज नहीं मिल पाता है तो उस समय कोर्टिसोल के सिक्रीशन से क्या होता है कि ये लीवर में जो है ग्लूकोज का प्रोडक्शन कराता है, और उस वजह से क्या होता है कि जो हमारे ऑर्गन्स को जो ग्लूकोज चाहिए होता है वो मिल पाता है, और उस समय भी ज़्यादा प्रायोरिटी देता है ये ब्रेन को। और ये कैसे, तो जो मसल्स और जो फैट्स जो होते हैं तो इन सेल्स में क्या करता है कि ये इंसुलिन रेसिस्टेंट की तरह काम करते हैं उस समय, और जिसका रिजल्ट क्या होता है कि जो ब्रेन को जितना ग्लूकोज का नीड होता है, ज़रूरत होता है, उतना ब्रेन को मिल पाता है। और कुशिंग सिंड्रोम में क्या होता है कि जो कॉर्टिसोल का जो लेवल है वो लंबे समय तक और कंटिन्यूअसली तरीके से जो है वो ज़्यादा रहता है। जैसे कि अगर हम लंबे समय तक अगर कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स मेडिसिन का यूज़ करें तो उस वजह से क्या होता है कि जो कोर्टिसोल का लेवल है वो ज़्यादा रहता है, और इससे क्या होता है कि जो इंसुलिन रेसिस्टेंट और जो ग्लूकोज का जो प्रोडक्शन था लीवर में वो ज़्यादा होता है, और इस वजह से जब जो इंसुलिन है इन्हें कंपनसेट नहीं कर पाता है, मतलब कि इसके इफेक्ट को वो ओवरटेक नहीं कर पाता है, तो उस वजह से क्या होता है कि ब्लड में ग्लूकोज का मात्रा जो है वो ज़्यादा रहने लगता है, और उस वजह से क्या होता है कि डायबिटीज मेलिटस डेवलप होता है। तो कुशिंग सिंड्रोम के अंदर क्या होता है कि मतलब कि अगर लंबे समय तक हम कॉर्टिकोस्टेरॉइड मेडिसिन का अगर यूज करें, या फिर जो एड्रिनल ग्लैंड है अगर उसमें ट्यूमर हो जाता है, तो ट्यूमर की वजह से क्या होता है कि बहुत ज़्यादा मात्रा में और
कंटिन्यूसली तरीके से क्या होता है कि कोर्टिसोल का मात्रा ज़्यादा होने की वजह से जो लीवर के अंदर जो ग्लूकोज का जो प्रोडक्शन है वो स्टॉप नहीं हो पाता है और वो प्रोडक्शन करते ही रहता है, और उस वजह से क्या होता है कि ब्लड के में ग्लूकोज का मात्रा ज़्यादा होता है। प्लस में जो कोर्टिसोल का दूसरा जो इफेक्ट है कि वो क्या करता है कि जो रेसिस्टेंट जैसा केस राइज होते हैं इसकी वजह से मसल सेल्स और फैट सेल्स के अंदर में, जिस वजह से वो ग्लूकोज का अपटेक नहीं कर पाते हैं। तो उस वजह से क्या होता है कि ये प्रोसेस अगर लंबे समय तक अगर होता है, कोर्टिसोल का सिक्रीशन लंबे समय तक होता है, तो ये इंसुलिन रेसिस्टेंट का केस जो है ये इसे इंसुलिन ओवरटेक नहीं कर पाता है, इसे कंपनसेट नहीं कर पाता है, और उस वजह से क्या होता है कि जो डायबिटीज मेलिटस है वो डेवलप हो जाता है। तो ये दोनों कॉजेज जो है सेम ही तरीके से काम करते हैं कि या तो हम लंबे समय तक कॉर्टिकोस्टेरॉइड, ये सबसे ज़्यादा मतलब इसके वजह से होता है। अगर कॉर्टिकोस्टेरॉइड बहुत लंबे समय तक मेडिसिन अगर लें तो उस वजह से जो कुशिंग सिंड्रोम है वो ज़्यादा होता है। तो कुशिंग सिंड्रोम में क्या हुआ कि अगर हम लंबे समय तक स्टेरॉइड्स लें, कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स लें, या फिर एड्रिनल ट्यूमर की वजह से क्या होता है कि जब लंबे समय तक अगर जो एड्रिनल ग्लैंड से कोर्टिसोल का सिक्रीशन अगर प्रोडक्शन अगर ज़्यादा होता रहता है, तो लॉन्ग टाइम तक अगर कोर्टिसोल का प्रोडक्शन अगर ज़्यादा होने की वजह से क्या होता है कि जो इसके इफेक्ट्स जो हैं इंसुलिन रेसिस्टेंट और प्लस में लीवर में ग्लूकोज का जो प्रोडक्शन है उसे जारी रखते हैं, और उसका रिजल्ट क्या होता है कि जो हमारे बॉडी के जो इंसुलिन है वो इन्हें कंपनसेट नहीं कर पाते हैं, और लॉन्ग टाइम ये प्रोसेस होने की वजह से क्या होता है कि लास्ट में डायबिटीज मेलिटस का जो कंडीशन है वो डेवलप हो जाता है। तो अब हम दूसरा हार्मोनल डिसऑर्डर देखते हैं, एक्रोमेगाली, जिसकी वजह से सेकेंडरी डायबिटीज मेलिटस डेवलप होता है। तो एक्रोमेगाली के अंदर क्या होता है कि जो ग्रोथ हार्मोन होता है वो एडल्ट्स में ज़्यादा हो जाता है, और उस वजह से क्या देखने को मिलता है कि जो हमारे हथेली जो है वो ज़्यादा वाइड चौड़े और मतलब हेवी देखने को मिलते हैं। साथ ही साथ जो नाक का जो साइज है वो ज़्यादा बड़ा हो जाता है, होठ ज़्यादा ज़्यादा बड़े हो जाते हैं, जो जीभ होता है वो ज़्यादा बड़ा हो जाता है, जबड़ा ज़्यादा बड़ा हो जाता है, और इस तरीके के स्किन का जो थिकनेस है, मोटाई है वो ज़्यादा हो जाता है। तो एक्रोमेगाली में जब ग्रोथ हार्मोन ज़्यादा मात्रा में बॉडी में सीक्रेट होते हैं तो उस वजह से ये सारे इफेक्ट देखने को मिलते हैं। और एक्रोमेगाली की वजह से क्या होता है कि डायबिटीज मेलिटस भी डेवलप होने के चांसेस होता है। तो आखिर ये कैसे होता है उसे हम लोग जानेंगे। तो नॉर्मली जो है एडल्ट्स में जो ग्रोथ हार्मोन जो है ये मेटाबॉलिक प्रोसेस कराने का काम करता है, जैसा कि जो फैट्स का जो ब्रेकडाउन है वो कराता है, जिससे कि बॉडी को एनर्जी मिलता है, और दूसरा कि जो मसल्स मास है तो उसे कम नहीं होने देता है, उसे मेंटेन करके रखता है। तो ये ग्रोथ हार्मोन का दूसरा फंक्शन हुआ। साथ ही साथ स्ट्रेस के कंडीशन में क्या करता है कि ग्रोथ हार्मोन जो है वो लीवर में ग्लूकोज का प्रोडक्शन और जो मसल्स और जो फैट सेल्स हैं उनमें इंसुलिन रेसिस्टेंट का केस राइज करता है, और इस वजह से क्या होता है कि जो ग्लूकोज ब्रेन को जितना अमाउंट में मिलना चाहिए वो सही अमाउंट में ब्रेन को मिलता है। तो इस एक तरीके से जो नॉर्मल जो फंक्शन है एडल्ट्स में ग्रोथ हार्मोन का इंसुलिन रेसिस्टेंट, तो ये बेनिफिशियल है, क्योंकि जब स्ट्रेस और फास्टिंग के समय में जितना अमाउंट में हमें ब्रेन को ग्लूकोज चाहिए वो ज़रूरी होता है। तो इस वजह से अगर ये इंसुलिन रेसिस्टेंट अगर कराता भी है फैट सेल्स में और मसल्स में तो ये बेनिफिशियल है। पर इन द केस ऑफ एक्रोमेगाली क्या होता है कि ग्रोथ हार्मोन एडल्ट्स में वो क्या होता है कि बहुत ज़्यादा मात्रा में और कंटिन्यूसली तरीके से ज़्यादा होता है। उस वजह से क्या होता है कि जो फैट्स का जो ब्रेकडाउन है वो नहीं हो पाता है, इससे क्या होता है कि फैट जो होते हैं वो ज़्यादा मतलब कि जमा होने लगते हैं।
साथ ही साथ जो इंसुलिन रेसिस्टेंट का जो केस था नॉर्मल केसेस में ग्रोथ हार्मोन का, तो वो एक तरीके से बेनिफिशियल था, पर इसमें ये लगातार और ज़्यादा अमाउंट में होने की वजह से क्या होता है कि इंसुलिन रेसिस्टेंट का जो केस है वो लंबे समय तक होता रहता है, जिससे हमारे मसल सेल्स और जो फैट सेल्स हैं वो इंसुलिन रेसिस्टेंट हो जाते हैं। और साथ ही साथ जो ग्लूकोज का जो प्रोडक्शन था लीवर में वो भी जारी रहता है। तो ये इंसुलिन रेसिस्टेंट और प्लस में ग्लूकोज का प्रोडक्शन, इन सारे वजहों से क्या होता है कि जब इंसुलिन इसे कंपनसेट नहीं कर पाता है, ग्लूकोज को मेंटेन नहीं कर पाता है, और जो मसल सेल्स और फैट सेल्स इनका अपटेक नहीं कर पाते हैं ग्लूकोज का, तो उस वजह से क्या होता है कि डायबिटीज मेलिटस डेवलप हो जाता है। तो हमने देखा कि किस तरीके से एक्रोमेगाली के केस में जो ग्रोथ हार्मोन अगर ज़्यादा मात्रा में एडल्ट में अगर हो गया तो उस वजह से इंसुलिन रेसिस्टेंट प्लस में जो लीवर में ग्लूकोज का जो प्रोडक्शन है, सिक्रीशन है, वो ज़्यादा होने की वजह से ब्लड का जो ग्लूकोज है वो लंबे समय तक ज़्यादा होने की वजह से डायबिटीज मेलिटस का केस एराइज होता है। तो हमने क्या देखा कि एक्रोमेगाली जो है, तो एक्रोमेगाली ये एक अलग डिसऑर्डर हो गया, ये एक अलग हार्मोनल डिसऑर्डर हो गया, और ये मेन डिसऑर्डर है, और इसके वजह से कॉम्प्लिकेशंस के रूप में जब सेकेंडरी डायबिटीज मेलिटस डेवलप होता है तो उसे हमने देखा कि किस तरीके से ये एक्रोमेगाली के केस में क्या होता है कि एडल्ट्स में जो ग्रोथ हार्मोन का जो प्रोडक्शन सिक्रीशन है वो ज़्यादा होने की वजह से क्या होता है कि जो फैट का ब्रेकडाउन है वो कम हो जाता है, और प्लस में क्या होता है कि जो इंसुलिन रेसिस्टेंट जो होते हैं मसल सेल्स, फैट सेल्स मेनली, क्योंकि मसल सेल्स सबसे ज़्यादा ग्लूकोज का अपटेक करता है, लगभग 70 to 80%। तो अगर मसल सेल्स में अगर इंसुलिन रेसिस्टेंट का केस राइज होता है तो उससे क्या होता है कि ब्लड में ग्लूकोज का मात्रा ज़्यादा हो जाता है। प्लस में लीवर के अंदर क्या करता है कि ग्लूकोनियोजेनेसिस, मतलब कि ग्लूकोज का प्रोडक्शन। तो इन सारे फैक्टर्स की वजह से क्या होता है कि लॉन्ग टर्म अगर ये सारे प्रोसेसेस अगर होते रहते हैं तो उस वजह से क्या होता है कि जो ग्लूकोज का मात्रा है वो ब्लड में ज़्यादा हो जाता है, और जिससे सेकेंडरी डायबिटीज मेलिटस डेवलप हो जाते हैं। अब हम नेक्स्ट हार्मोनल डिसऑर्डर देखते हैं, थियोक्रोमोसाइटोमा। तो इस कंडीशन में क्या होता है कि हमारे जो एड्रिनल ग्लैंड का जो मेडुला पार्ट होता है उसमें ट्यूमर की वजह से क्या होता है कि बहुत ज़्यादा मात्रा में और कंटिन्यूसली तरीके से कैटेकोलामेंस रिलीज होने की वजह से, कैटेकोलामेंस दो होते हैं, एड्रीनलिन एंड नॉर एड्रीनलिन। तो इस ट्यूमर की वजह से क्या होता है कि ये कंटिन्यूसली और बहुत ज़्यादा अमाउंट में रिलीज होने की वजह से क्या होता है कि ये डायबिटीज मेलिटस डेवलप करते हैं। तो नॉर्मल केस में क्या होता है कि कैटेकोलामेंस क्या करता है कि जब हम फियर के सिचुएशन में होते हैं या सडनली कोई ऐसा सिचुएशन क्रिएट होता है जिसमें
हम फाइट और फ्लाइट के कंडीशन में आ जाते हैं, तो उस कंडीशन में कैटेकोलामेंस रिलीज होते हैं। एड्रिनल मेडुला से क्या होता है कि कैटेकोलामेंस रिलीज होते हैं, और ये क्या करते हैं कि जो हार्ट रेट है उसे इंक्रीज कर देते हैं, और साथ ही साथ जो ब्लड प्रेशर है वो भी इंक्रीज कर देते हैं, और ब्लड में जो ग्लूकोज का मात्रा है वो भी बढ़ा देते हैं। और इसके साथ साथ क्या करते हैं कि जो मसल्स हैं और फैट सेल्स जो है, तो उनमें जनरली क्या होता है कि इंसुलिन रेसिस्टेंट का केस राइज हो जाता है, जिससे क्या होता है कि जो ग्लूकोज है वो ब्रेन के लिए उस सिचुएशन में ब्रेन के लिए प्रिजर्व हो सके, मतलब कि जितने अमाउंट में ब्रेन को उस सिचुएशन में चाहिए ग्लूकोज उतना मिल सके। तो ये नॉर्मल कंडीशंस है, और ये बहुत शॉर्ट टर्म के लिए होता है, क्योंकि जो फाइट एंड फ्लाइट का सिचुएशन होता है वो बार बार नहीं होता है। तो ये कभी कभी ऐसा हुआ, और ये शॉर्ट टर्म के लिए होता है, मतलब कि विद इन मिनट इनका प्रभाव रहता है, फिर जो है नॉर्मल जो है इंसुलिन भी काम करता है, और ग्लूकोज का अपटेक जो है वो जैसे पहले हो रहा था वैसे होता है। और जब फाइट ऑफ फ्लाइट के कंडीशन में बॉडी होता है, तो उस समय ये जो कैटेकोलामाइन्स है ये रिलीज होते हैं, और उनसे क्या होता है कि जो ग्लूकोज का मात्रा है ब्लड में वो ज़्यादा हो जाता है, और इंसुलिन रेसिस्टेंट का केस भी अराइज होता है, और साथ ही साथ जो ग्लूकोज का प्रोडक्शन है वो होता है, और इससे क्या होता है कि ये ब्रेन को ज़्यादा ग्लूकोज मिल सके। तो फियोक्रोमोसाइटोमा में क्या होता है कि ट्यूमर के वजह से जो कैटेकोलामाइन्स है ये कंटिन्यूअसली तरीके से और लंबे समय तक ज़्यादा मात्रा में रिलीज होने की वजह से क्या होता है कि जो ब्लड में ग्लूकोज का मात्रा है वो ज़्यादा रहने लगता है, और जो इंसुलिन रेसिस्टेंट है वो मतलब कि कंटिन्यूसली होने की वजह से पहले ये जो सिचुएशंस थे ये विद इन मिनट होते थे, ज़्यादा लॉन्ग टर्म के लिए नहीं। लेकिन जब ये हेवी अमाउंट में और लंबे समय तक, महीनों से सालों तक अगर इस तरीके का रिलीज होता है कैटेकोलामिन्स, तो उससे क्या होता है कि इंसुलिन रेसिस्टेंट और ब्लड में ग्लूकोज का मात्रा ज़्यादा हो जाता है। तो इस वजह से क्या होता है कि डायबिटीज मेलिटस, सेकेंडरी डायबिटीज मेलिटस डेवलप होता है। तो फियोक्रोमोसाइटोमा जो था ये मेन डिसऑर्डर था, मेन कंडीशन था, मेन प्रॉब्लम था बॉडी में, और इसके वजह से क्या हुआ कि बहुत ज़्यादा मात्रा में कैटाकोलामाइन्स लॉन्ग समय के लिए रिलीज होता है और लगातार होता है। तो उस वजह से क्या होता है कि ब्लड में ग्लूकोज का मात्रा जो है वो कंटिन्यूसली तरीके से ज़्यादा रहता है, और प्लस में जो इंसुलिन का जो रेसिस्टेंट है वो लगातार होने की वजह से, सालों महीनों होने की वजह से क्या होता है कि डायबिटीज मेलिटस डेवलप हो जाता है।
तो अब हम नेक्स्ट हार्मोनल डिसऑर्डर देखते हैं, हाइपरथायरायडिज्म। तो हाइपरथायरायडिज्म में क्या होता है कि जो थायराइड हार्मोन्स हैं T3 एंड T4 ये ज़्यादा हो जाते हैं, और इस वजह से क्या होता है कि जो डायबिटीज मेलिटस है वो डेवलप होता है। तो अगर हम नॉर्मल केस की बात करें तो T3 एंड T4 जो है थायराइड हार्मोन जो है ये क्या करता है कि हमारे जो मेटाबॉलिज्म है उसको फास्ट करता है, उसको बैलेंस करके रखता है। अगर ये नॉर्मल फंक्शन करे तो इसकी वजह से क्या होता है कि हमारे जो ग्लूकोज का जो टर्नओवर है उसका प्रोडक्शन, उसका खपत, तो ये मेंटेन रहता है। ये हमारे जो मेटाबॉलिज्म है, जो हमारे केमिकल रिएक्शन है, जो ग्लूकोज का अपटेक है उसको मेंटेन रखता है। तो इस वजह से क्या होता है कि जो मेटाबॉलिज्म है वो मेंटेन रहते हैं। पर यही जब बहुत ज़्यादा मात्रा में इसका अगर प्रोडक्शन होने लगता है तो उसकी वजह से क्या होता है कि ब्लड में ग्लूकोज का जो मात्रा है वो बहुत ज़्यादा हो जाता है, क्योंकि जब ये बहुत ज़्यादा होते हैं तो ये ज़्यादा मात्रा में ग्लूकोज का प्रोडक्शन कराते हैं। लीवर में जो है बहुत ज़्यादा मात्रा में ग्लूकोनेओजेनेसिस कराते हैं, और जो ग्लाइकोजन है उसे ग्लूकोज में कन्वर्ट करते हैं बहुत ज़्यादा मात्रा में। तो उस वजह से क्या होता है कि ब्लड में ग्लूकोज का जो मात्रा है वो ज़्यादा हो जाता है। और साथ ही साथ जब जो ये थायराइड हार्मोन है ये बहुत ज़्यादा होते हैं तो उस कंडीशन में क्या होता है कि जो हमारे इंटेस्टाइन है वो ज़्यादा ग्लूकोज को एब्जॉर्ब करते हैं। जब हम खाना खाते हैं ये बहुत ज़्यादा मात्रा में ग्लूकोज का एब्जॉर्ब करते हैं, और इस वजह से जब एक तो लीवर का प्रोडक्शन और प्लस में इंटेस्टाइन का बहुत ज़्यादा मात्रा में एब्जॉर्प्शन ग्लूकोज का, तो इन फैक्ट्स की वजह से क्या होता है कि ये जब लंबे समय तक इस तरीके से काम करते हैं तो, और लंबे समय तक ब्लड में ग्लूकोज का मात्रा ज़्यादा रहता है तो उस वजह से क्या होता है कि इंसुलिन रेसिस्टेंट का केस एराइज होता है। शुरुआती में क्या होता है कि जब हाइपरथायराइडिज्म के केस में जब लीवर सेल्स जो है वो ज़्यादा ग्लूकोज का प्रोडक्शन और रिलीज करते हैं, और साथ ही साथ जो हमारे इंटेस्टाइन है वो भी ज़्यादा मात्रा में ग्लूकोज का अगर एब्जॉर्प्शन करते हैं, और जब ये इसका रिजल्ट जब ब्लड में ग्लूकोज का मात्रा ज़्यादा देखने को मिलता है तो शुरुआती दौर में क्या होता है कि जो हमारा पैंक्रियाज है वो ओवर वर्क करता है, उसको कॉम्पनसेट करने के लिए ज़्यादा मात्रा में इंसुलिन का रिलीज करता है। तो शुरुआती में जो नॉर्मल ग्लूकोज है वो मतलब कि नॉर्मल देखने को मिलता है। फिर बाद में धीरे धीरे क्या होता है कि साथ ही साथ जो ये जो केस है हाइपरथायराइडिज्म का जो केस है, और ये जो हॉर्मोन्स होते हैं, तो जब कंपनसेट करने के लिए पैंक्रियाज ज़्यादा मात्रा में इंसुलिन का सिक्रीशन करता है तो ये उसको डिजेनरेट भी करते हैं। उसको मतलब कि उसका जो स्ट्रेंथ है वो कम करते हैं, उसका जो फंक्शन है वो कम करते हैं। तो इस वजह से क्या होता है कि इंसुलिन होते हुए भी वो अच्छे से काम नहीं कर पाता है, और जो ब्लड में ग्लूकोज का जो मात्रा है वो ज़्यादा ही रहता है। तो इसका रिजल्ट ये होता है कि डायबिटीज़ मेलिटस, सेकेंडरी डायबिटीज़ मेलिटस डेवलप हो जाता है।
तो हाइपरथायरॉयडिज्म के केस में क्या हुआ कि जब बहुत ज़्यादा मात्रा में थायराइड हार्मोन्स रिलीज होते हैं कंटिन्यूसली तरीके से और लंबे समय तक, तो उसकी वजह से क्या होता है कि लिवर में जो ग्लूकोनियोजेनेसिस है, ग्लूकोज का जो प्रोडक्शन है वो ज़्यादा हो जाता है। और साथ ही क्या होता है कि जो ग्लाइकोजन से जो ग्लूकोज में कन्वर्जन होता है वो भी ज़्यादा होता है। तो इन दोनों फैक्ट्स की वजह से क्या होता है कि ब्लड में ग्लूकोज का मात्रा ज़्यादा हो जाता है। थर्ड नंबर में क्या होता है कि जो इंटेस्टाइन जो है वो इसका जो मूवमेंट है, जो इंटेस्टिनल जो बाउल मूवमेंट होता है वो इतना ज़्यादा होता है कि वो ज़्यादा मात्रा में ग्लूकोज का एब्जॉर्प्शन करते हैं। बहुत ज़्यादा मात्रा में इंटेस्टाइन से ग्लूकोज का एब्जॉर्प्शन होता है। तो इन तीनों फैक्ट्स की वजह क्या होता है कि ब्लड में जो ग्लूकोज का मात्रा है वो ज़्यादा हो जाता है। और शुरुआती कंडीशन में जब ये सभी स्टार्ट होते हैं तो उस समय कंपनसेट करने के लिए जो पैनक्रियाज के जो बीटा सेल्स हैं वो ज़्यादा मात्रा में इंसुलिन का प्रोडक्शन और रिलीज करता है। तो शुरुआती में जो ब्लड शुगर है वो नॉर्मल देखने को मिलता है। और धीरे धीरे जो है ये क्या करते हैं कि जो हार्मोन्स जो होते हैं T3 एंड T4, तो इनके वजह से क्या होता है कि जो इंसुलिन होते हैं वो डिजेनरेट होने लगता है, मतलब कि वो वीक होने लगते हैं, उनका जो क्वालिटी स्ट्रेंथ है वो कम होने लगता है। और इसका रिजल्ट ये होता है कि ये कंपनसेट नहीं कर पाते हैं, मतलब कि ब्लड में ग्लूकोज का मात्रा होते हुए भी ये सही तरीके से काम नहीं कर पाते हैं। तो इसका रिजल्ट क्या होता है कि ब्लड में ग्लूकोज का जो मात्रा है वो कंटिन्यूसली तरीके से ज़्यादा रहने लगता है, जिससे क्या होता है कि सेकेंडरी डायबिटीज मेलिटस डेवलप हो जाता है। क्योंकि हाइपोथायरॉयडिज्म जो है ये सेपरेट एक मेन डिसऑर्डर था। तो इस वजह से जब सेकेंडरी कॉज जब हाई ब्लड शुगर हुआ तो इस वजह से क्या होता है कि सेकेंडरी डायबिटीज मेलिटस डेवलप होता है। तो हम लोगों ने हार्मोनल डिसऑर्डर देख लिया कि वो किस तरीके से सेक्रेटरी डायबिटीज मेलिटस डेवलप करते हैं। और अगले नेक्स्ट वीडियो हम देखेंगे कि कुछ ऐसे मेडिसिन ड्रग्स होते हैं जैसे कि कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स, जो कि अगर इनका जो यूज अगर लंबे समय तक होता है तो वो किस तरीके से सेकेंडरी डायबिटीज मेलिटस डेवलप करते हैं, उसे हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे।